अक्सर सुना है हमारी धरती पर पानी तो बहुत है, पर ज्यादातर पानी खारा है। पीने योग्य पानी यानी कि मीठा पानी हमारी धरती पर बहुत कम है। पर आखिर क्या होता है ये खारा पानी, और ये खारा क्यों होता है? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। उनमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो कि खारा है। और सब कुछ कैलकुलेट करें तो पीने योग्य पानी महज 3% है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर 0.6% पानी नदियों और झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? शॉकिंग है ना दोस्तों? चलिए आपकी इस बारे में जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम की मदद से। पिछले एपिसोड में आपने जल प्रबंधन के विषय पर इंजीनियर ललित शर्मा और चित्रा शर्मा की वार्ता से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली थीं। पानी के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चला था। आज का विषय है दोस्तों खारा पानी और जल में घुली अशुद्धियां, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञ हैं इंजीनियर ललित शर्मा और इंटरव्यूअर चित्रा शर्मा जी। तो चलिए जल्दी से प्रवेश करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, एक बार फिर कम्युनिटी रेडियो 24 FM पे हमने मिस्टर ललित शर्मा को आमंत्रित किया है। और पिछले एपिसोड में जैसे हम जल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जल के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे, उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये जानना चाहते हैं कि ललित जी, खारा पानी क्या है और ये खारा कैसे बन जाता है? जो हम लोग पीते हैं वो तो मीठा पानी होता है, लेकिन ज़मीन पे आप कहते हैं जैसे जैसे अंदर जाओ वो खारा होते जाता है, तो ऐसा क्यों? नमस्कार। ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, आप ये समझिए कि वो पानी ऊपर से ही गया हुआ है। और आज जो हम पानी निकाल रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ 100 साल पुराना या 1000 साल पुराना पानी हो। और आप लोग सब जानते ही हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुल सकती हैं, और जो भी चीज़ें पानी के अंदर घुल सकती हैं उनको हम घुलनशील कहते हैं। और ये घुलनशील तत्व जो होते हैं वो कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये सब कुल मिला के कहीं ना कहीं अपना जो उनका स्वाद होता है या उनके जो भी गुण होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर नमक है, नमक आप अगर पानी में मिलाएं तो पानी में मिक्स हो जाता है बड़े आराम से, और उससे पानी खारा हो जाता है। उसी तरह से बहुत सारे तत्व मिलकर जब पानी में घुल जाते हैं तो वो तत्व जो हैं वो ही खारापन कहलाता है। उन तत्वों के जो अपने स्वाद हैं उसकी वजह से पानी का स्वाद जो है वो बदल जाता है, और कई बार ये नमकीन लगता है, कई बार आप देखेंगे कि कुछ जगह पे पानी कड़वापन लिए हुए होता है, कई बार कहते हैं कि कसैला पानी है। तो ये सारा इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें किस तरह के तत्व मिले हुए हैं। अब जैसे आपने कहा कि पानी नीचे जाते हैं तो खारापन बढ़ता जाता है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि पानी को जितनी गहराई पे आप जाएंगे उसमें खारापन उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है।
उसका कारण ये है कि कुछ तो पानी जब ऊपर से नीचे जा रहा था, यानी कि जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है, तो जिस तह के अंदर से होता हुआ वो ज़मीन में नीचे भूजल स्तर तक पहुंचता है, तो उसमें जो जो चीज़ें घुलनशील होंगी वो घुलती जाएंगी। इसका मतलब हुआ जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें घुलती जाएंगी। इसीलिए जितना आप पानी को नीचे से निकालेंगे उतना ज़्यादा उसमें खारापन बढ़ता जाएगा। ललित जी, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी, तो क्या ये अशुद्धियों के साथ जो घुल रहा है, कुछ उसमें से ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होंगे, तो क्या वो सारे घुलते हुए चले जाते हैं या कहीं फिल्टर भी होता रहता है? देखिए, हम इस तरह से देखें कि पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जो वैज्ञानिक लोग इसको बोलते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पहली अशुद्धि भौतिक अशुद्धि कहलाती है। अच्छा। भौतिक अशुद्धि उसको कहते हैं जिसको आप आँख से देख सकते हैं, या स्वाद उसका बदल जाता है तो स्वाद आप जीभ से उसको देख सकते हैं, या देखने में आपको उसका रंग, गदलापन बदल जाए, या उसमें कोई खुशबू या बदबू आने लगे, तो ये जो है हम इसको भौतिक अशुद्धियों के दायरे में रखते हैं। दूसरी होती है रासायनिक अशुद्धि। अब रासायनिक अशुद्धि लगभग सभी घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं जो पानी के अंदर घुले हुए तत्व हैं उनकी वजह से होती है। तीसरी जो अशुद्धि होती है उसको हम जैविक अशुद्धि कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीवाणु जिनको हम आँख से देख नहीं सकते लेकिन वो पानी के अंदर मौजूद हैं, तो उनको हम जैविक अशुद्धि कहते हैं, जिनको कई बार कुछ लोग जरासीम कहते हैं, कीटाणु बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। तो ये सारा जैविक अशुद्धि के रूप में होता है। अब इन अशुद्धियों में जितनी भी अशुद्धि घुलनशील है वो मोस्टली रासायनिक अशुद्धि हैं। अब वो कहाँ से आती हैं अगर उसके ऊपर देखें तो एक तो आप लोगों ने अभी समझ ही लिया है कि जो ज़मीन की तह हैं, ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो पानी में घुल जाते हैं। दूसरे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपने नमक लिया था, मैंने एक नमक का उदाहरण दिया था, और आपने कुछ नमक ज़मीन के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया। अब पानी आएगा तो पानी में वो नमक घुल जाएगा, और हो सकता है कि वो नमक ज़मीन की तह से होता हुआ नीचे पहुंच जाए। अब जो चीज़ पानी के अंदर घुल चुकी है उसको वैसे तो देखा जाए तो पानी, मिट्टी की जो तह है उनके बीच से जब जाता है तो वो फिल्टर हो जाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जो चीज़ पानी के अंदर घुल चुकी है वो इतने छोटे कण के रूप में उसमें समा चुकी है कि वो उससे फिल्टर आउट नहीं हो सकती। इसलिए वो घुलनशील अवस्था में ही रहेगी, और पानी के अंदर ये घुलनशील चीज़ें जो हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ती जाती है। हाँ, जो जैविक अशुद्धि है जो कि हम हालांकि आँख से नहीं देख पाते लेकिन फिर भी वो घुलनशील अवस्था में नहीं है, वो छोटे छोटे कण के रूप में पानी के अंदर तैर रहे हैं, वो चीज़ें ज़रूर जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो कम होती जाती हैं। अब अगर मिट्टी के कणों के बीच से रास्ता इतना संकरा है कि वो उस कणों को रोक पाते हैं, यानी कि कण का साइज़ बड़ा है और रास्ते का साइज़ छोटा है, तो वो ऊपर रुक जाएगा। लेकिन अगर कण का साइज़ छोटा है, जैसे कि वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, तो वायरस जो है वो नहीं रुक पाता, वो नीचे पहुंच जाता है। हाँ, जब वो नीचे जाता है तो उसको कोई हवा या खाना नहीं मिलता, तो उसकी वजह से हो सकता है वो मर जाए, या हो सकता है उसको हम सुषुप्त अवस्था भी बोलते हैं, डोरमेंसी, वो सुषुप्त अवस्था में भी जा सकता है, जो कि जैसे जैसे उनको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वो फिर से वापस अपने एक्टिव स्टेज जो है, क्रियाशील अवस्था जो है उसमें आ जाए।
तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि जो घुलनशील चीज़ें हैं, जो पानी में घुली हुई तत्व हैं, वो मिट्टी में नीचे जाते हुए अलग नहीं होती। हाँ, जो चीज़ें घुलनशील अवस्था में नहीं हैं उनको अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही किया जाएगा ना, एक आम पर्सन तो नहीं कर पाएगा? हाँ, इसको अलग करने के लिए तो हमें कोई ना कोई तकनीक अपनानी पड़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है समझने की कि क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए अच्छा है कि खराब है। जी। और उसमें मुख्यतः कुछ चीज़ें जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं। हम चाहते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम उस पानी के अंदर हो, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है, जो हमारा खाना पचाने की जो प्रक्रिया हमारे पेट में होती है, उसमें ये सहायक होती है और हमारे शरीर में जो हड्डियों का बनना है या दूसरे और प्रक्रियाएं हैं उसमें ये सहायता करती है। इसके अलावा जो दूसरे तत्व होते हैं वो हम चाहते हैं कि कम से कम हो या उनकी कोई मात्रा निश्चित जो मानक हैं उसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर ये हमें नुकसान करेंगे। जैसे कि हमारे भिवाड़ी के एरिया के अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा है पानी के अंदर वो काफ़ी अधिक पाई जाती है और उसकी वजह से हमारे एक तो जोड़ों के अंदर दर्द होने की संभावना बनी रहती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो पता चलेगा कि आपके घुटनों में, कोहनियों में या गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बचपन से ही आप देखेंगे कुछ बच्चों के दांतों पर धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो भी इस फ्लोराइड के कारण होते हैं। तो फ्लोराइड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उसको हमें पानी से अलग करना चाहिए। इसी तरह से जैसे लोह तत्व की मात्रा जो है वो भी अगर ज़्यादा है वो भी हमें नुकसान करती है। कई जगह आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक की वजह से हमें त्वचा रोग होते हैं और त्वचा रोग के साथ साथ कुछ तरह के कैंसर जो हैं वो भी उसकी वजह से हो सकते हैं। हमारे गुर्दे जो होते हैं उनमें बीमारियां उसकी वजह से हो सकती है। तो पानी में बहुत सारे तत्व होते हैं और कुछ ही तत्व ऐसे हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे हम अपने खेती के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज़र खाद इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी खाद कहते हैं, या फिर हम बहुत सारे स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि वो किसी ना किसी स्टेज पे मिट्टी में और पानी में मिलते हैं और ये जब नीचे पानी में जाके मिलेंगे तो उससे हमारा पानी दूषित होगा और उसका असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आएगा ही आएगा। ललित जी, भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल प्लेस है, आपको मालूम है, इंडस्ट्री से इंडस्ट्रीज हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है हमारे पानी पे, ज़मीन पे? देखिए, इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेके आते हैं, कच्चा माल, उसको कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट लेके बाहर चले जाते हैं। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं। वो वेस्ट मटेरियल गैस के रूप में भी हो सकते हैं, कहीं आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। कई जगह पानी इस्तेमाल करते हैं कुछ प्रोसेसेस में और वो पानी वेस्ट वाटर के रूप में फैक्ट्री से बाहर निकलता है। तो अब ये जो वेस्ट है अगर वो धुएं के रूप में है या पानी की शक्ल में है तो वो हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रभावित करता है। अगर वो धुएं के रूप में है तो भी वो हमारे पर्यावरण में आया और फिर बारिश हुई या धूल मिट्टी की शक्ल में हमारी ज़मीन के ऊपर बैठ गया और बाद में बारिश होगी तो वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर मिक्स होगा और वो नीचे जाएगा। साथ ही अगर वो पानी की शक्ल में है तो भी वो पानी कहाँ जाएगा? अब या तो उसको
ट्रीट किया जाए, ट्रीट करके फिर बाहर निकाला जाए। और कई बार देखने में ये आया कि फैक्ट्री से पानी पूरी तरह से उपचारित नहीं किया गया, या किसी वजह से वो अनुपचारित पानी अगर बाहर आ गया तो नाली के माध्यम से, नाले के माध्यम से कहीं ना कहीं वो हमारी ज़मीन में मिक्स हुआ और ज़मीन के माध्यम से होता हुआ हमारे पानी को दूषित कर देता है। और यही पानी फिर बाद में हम लोग पी भी लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पानी जब जाके ज़मीन के अंदर के पानी से मिलता है और हम पीने के लिए पानी निकालते हैं तो उसमें मिक्स होता है, तो ये हमें प्रभावित करेगा ही करेगा। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो FM 24 से जुड़ने के लिए। और आपने इतने सरल भाषा में और इतने अच्छे तरीके से आपने सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि आम जनता बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी और समझ पाएगी कि इसका पानी का क्या फ़ायदा, नुकसान, और RO वाटर का क्या नुकसान है, और बॉटल्ड वाटर हमारे लिए अच्छा है या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी जनता के लिए, श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं? तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो कहीं भी आप काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट तो पैदा होता ही है, कचरा ज़रूर पैदा होगा। उस कचरे का निपटान किस तरह से किया जाए ये हमारे ऊपर निर्भर है, ताकि इस कचरे से हमारा पर्यावरण दूषित ना हो, हमारा पानी दूषित ना हो, हमारी हवा दूषित ना हो और उससे कोई नुकसान हम तक ना पहुँचे। इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हम अपने कचरे को ऐसे ही कहीं ना फेंक दें, हम देखें कि उसका कोई सही सुरक्षित निपटान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। वाकई में दोस्तों, पीने योग्य पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और खारे पानी से पीने योग्य पानी में परिवर्तन के लिए अभी कोई आदर्श तकनीक भी नहीं है। जहां एक तरफ जल में मिली अशुद्धियां स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे पानी को वेस्ट करने वाली लाइफस्टाइल, जिस पर हम चाह करके भी काबू नहीं पा रहे हैं। पर दोस्तों, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपको पता है दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी BSI मानकों पर खरा नहीं उतरता और वह पीने योग्य नहीं है। पर ये एक दिल्ली की बात नहीं है, ऐसे कई क्षेत्र हैं देश में जहां पर जो पानी लोगों को उपलब्ध कराया जाता है पीने के लिए, वो उतना अच्छा नहीं होता और इससे उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर वो कहावत है ना दोस्तों, मरता ना तो करता क्या। पर एक चीज है दोस्तों जो हम कर सकते हैं, यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें, थोड़ा बदलाव करें, काम काजों में कुछ इस तरह से बदलाव करें कि पानी का वेस्ट हम बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शावर से बाथ लेते हैं, बट वहीं अगर हम मग और बाल्टी का उपयोग करें तो हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। अगर हम नल की टैप को ठीक करवा के रखें तो भी हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। कई बार तो हम ब्रश करते करते न जाने कितने लीटर पानी बहा देते हैं। अगर इन सब बातों पर ध्यान रखें तो शायद हमें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। अभी के लिए मैं चल रहा हूँ और चलते चलते हमारे दोनों मेहमान चित्रा शर्मा और इस विषय के विशेषज्ञ ललित शर्मा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियों को साझा करने के लिए। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर प्रसारित इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव को। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।